जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीएस और जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और साथ में आपको बता दूं कि अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है कुछ थोड़े से अलग टाइप से हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे और बढ़िया तरीके से सभी क्वेश्चनों को नोट करेंगे। तो पहले तो एक बार इन सभी भाई बहनों को देखेंगे जो प्रॉपर मुझे कमेंट करते हैं। तो पहले तो देखो, यहाँ पे पिज्जू कह रहे हैं जय हिंद भैया, जय हिंद। अभय भैया यहाँ कह रहे हैं सर आपका ऑल वीडियो चाहिए। भाई आप चैनल पे जाओ और प्ले लिस्ट पूरी पड़ी हुई है आरपीएफ की, उसको खोलना, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे अनिल यादव कह रहे हैं एक नंबर। भाई धन्यवाद अनिल भैया। हेलो सर भाई, हेलो अनिल भाई। और सीमा यहाँ कह रही हैं सर जी मैं 50 क्वेश्चन में से 48 का आंसर सही किया। भाई सीमा, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मोहम्मद अनस भैया कह रहे हैं 48 इनका भी सही हुआ है। और यहाँ पे देखो इट्स मी टू, जय हिंद डियर सर। भाई बेटा जय हिंद। और सौरभ भैया यहाँ पे स्टिकर भेज रहे हैं। सौरभ भैया क्या हाल है आपके। और मनोज भैया कह रहे हैं सर पीडीएफ में क्वेश्चन सेंड करना है। भाई पीडीएफ में आपको देखो, टेलीग्राम आप पहले तो ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं अभी थोड़ा सा मेरी तबीयत सही नहीं थी, आज थोड़ा सा रिलीफ मुझे लग रहा है, हालांकि सॉरी रिलीफ लग रहा है, लेकिन फिर भी तबीयत भी सही नहीं है। मैं आपको पीडीएफ जरूर दे दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एजुकेशन जय हिंद सर भाई, जय हिंद। और नियाम कुमार बहुत अच्छा लगा सर, जय हिंद। भाई जय हिंद। सीमा चौहान लाइव क्लास का टाइम क्या है। बेटा अभी लाइव क्लास नहीं हो पाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे सबीना कह रही है नाइस क्लास। भाई सबीना खुश रहो। और यहाँ पे प्रदीप भैया सर मेरा तो 17 ठीक हुआ है। भाई मेहनत की ज़रूरत है, एक दिन 47 भी सही होगा। बस क्या है ना, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुधार, और रस्सी आवत जावत से सिलवट पर निशान। कहने का मतलब अगर अभ्यास करोगे तो 47 भी सही होंगे। और यहाँ पे देखो इंद्रेश सिंह आंसर ए बता रहे हैं किसी का। और हिट कुमार क्या आप ईएक्स सर्विस में हैं। भैया नहीं, मैं ईएक्स सर्विस मैन नहीं हूँ। और यहाँ पे देखो जय हिंद सर, सर क्लास आर्टिकल से लाओ प्लीज़। भाई रामचंद्र कह रहे हैं तो ठीक है भाई, एक स्पेशल क्लास आर्टिकल से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं विटामिन से मैंने क्लास बना ली है, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। और पारस भैया क्या कह रहे हैं सर तबीयत सही कर लो अपनी, एक दिन में हम पीछे का रिवीजन कर लेंगे। तो भाई पारस भाई धन्यवाद। निशा कह रही हैं धन्यवाद गुरुजी, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी आप जल्दी ठीक हो जाएँ। तो बेटा आपकी प्रार्थना भगवान ने कबूल की और मैं ठीक हो गया हूँ। और यहाँ पे देखो ये सीमा कह रही है सर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1965 में किया था। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे सूरज भैया किसी का आंसर कर रहे हैं, सीमा बता रही हैं। और ये सीमा 20 के कंप्लीट, जो 20 के कंप्लीट हो गए उसके लिए बधाई दे रही। बेटा आपको भी, आप लोगों के सहयोग से ही 20 के हो पाए हैं। सुशीला हैं, सौरभ भैया हैं, सचिन भैया हैं, निर्मल हैं, खुशी चौहान स्टिकर भेज रही हैं, दीपेश शर्मा भैया। और ये कौन है, करणवीर कुमार। गुड इवनिंग सर। भाई गुड इवनिंग। करणवीर कह रहे हैं सर आप दवाई लेना, जब तक ठीक हो जाओ तो क्लास चालू करना। भैया हाँ ठीक है, लेकिन यार बात यह है ना कि आपका पेपर भी कभी भी हो सकता है ना, तो ज़रूरी है। और यहाँ पे अखिल भैया हैं, तो सी चौहान है, अजरुद्दीन भैया सर मैंने जिस दिन देखा उसी दिन सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया। मुझे पता है अजरुद्दीन भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सिलेक्शन पे पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है ना। तो सभी का नाम ले लिया मैंने और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो क्या होता है ना, अगर नाम नहीं लेते हैं तो किसी को ऐसा लगता है कि ये इनके मिलने वाले थे उनका नाम ले लिया। नहीं भाई, आप सब मेरे मिलने वाले हो, सब मेरे भाई बहन हो। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो। आप चलते हैं नॉन स्टॉप अपनी क्लास में। तो यहाँ दिया है खो खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि पता है आपको ये हमारे अपने प्यारे भारत, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ठीक है ना। कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कब से कब तक किया जाएगा ये भी आप याद रखना। देखो भैया 13 जनवरी से 19 जनवरी तक, है ना। 13 जनवरी से 19 जनवरी तक किया जाएगा 2025 में, ठीक है ना। और देखो हॉकी से संबंधित इनकी वो भी याद रखना, संघ याद रखना कौन सा। देखो KKFI है ना, KKFI पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे भैया ये किससे है, खो खो से। देखो
के से के का मतलब है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, KKFI, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे सही जवाब जो है हमारा भारत हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है निम्न में से विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन से संबंधित मैंने एक पूरा क्लास तैयार कर लिया है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो विटामिन से कुछ बाहर जाए, ठीक है ना, कि क्या रोग होता है, कैसे किस से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ठीक है ना, उनके रासायनिक नाम क्या हैं, सारा कुछ मैंने बेहतर तरीके से एक क्लास बना लिया है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको क्लास दे दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे रासायनिक नाम पूछा है के का, तो याद रखना भैया फाइलोक्लोनोन है ना, क्लोविनोन, फाइलोक्लोविनोन। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कोलोकैलेक्सीफेरॉल जो है ये किसका है, तो ये याद रखना भैया ये विटामिन डी का नाम है ना रासायनिक। टोकोफेरॉल जो है ये किसका नाम है, तो याद रखना विटामिन ई का रासायनिक नाम है ना। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है, रेटिनॉल, ठीक है ना। और देखो विटामिन बी का भी याद रखना क्या है, थायमीन है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड आप बोल सकते हो, तो वो भी आप ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। और देखो मैं PDF अभी हो सकता है कि ना दे पाऊँ, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो सभी क्वेश्चनों को आराम से नोट कर लोगे। तो यहाँ दिया है निम्न में से बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है। इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो आप क्या बताओगे। सॉरी, अभी जुकाम और खांसी है, हालांकि फीवर नहीं है, मैं दवा ले चुका हूँ, फीवर नहीं है लेकिन जुकाम खांसी फिर भी है। सॉरी, यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो कोविड-19 था ये भाई वायरस से हो रहा था ना, कोरोना वायरस था ना। तो याद रखना, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई बार चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं, है ना। आपका देखो एक याद रखना मलेरिया हो गया और खसरा हो गया, है ना, खसरा हो गया, ये सब क्या है, ये आपके जो है वायरस से होने वाले हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे याद रखना जो आपके बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे कि हैजा है, प्लेग है और कुष्ठ रोग है, ठीक है ना, कुष्ठ रोग है और गले का संक्रमण है, ये सब क्या है, ये आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। क्षय रोग है और कुष्ठ रोग यहाँ पे मैंने बता ही दिया है। तो ये रोग जो है बैक्टीरिया से होते हैं और बाद बाकी जो आपके यहाँ पे जो वायरस से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है। मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो देखो भाई यहाँ पे याद रखना मीमांस दर्शन के प्रतिपादक पूछे जाएंगे तो आप जैमिनी जी को टिक करेंगे, है ना। ऑप्शन सी, अगर ऑप्शन सी लगाया तो सही जवाब हो गया। कपिल मुनि पता किसके प्रतिपादक थे, कपिल मुनि जी। तो कपिल मुनि जी जो थे वो सांख्य दर्शन के थे, किसके, सांख्य दर्शन के, है ना। और पतंजलि जो थे वो किसके थे, तो याद रखना भैया योग दर्शन के थे, किसके थे, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तो ये भी आप याद रखना। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, मैंने कई बार आपको बताया है, गौतम, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, दिल्ली और NCR क्षेत्र में GRAP के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है। पहले तो आपको मैं बताऊं कि पहले तो प्रश्न का जवाब करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि GRAP का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये पता क्या है, ये है बढ़ते प्रदूषण के कारण। हाँ, यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। NCR क्षेत्र में GRAP के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण है बढ़ता प्रदूषण, ठीक है ना। और देखो इसका मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, है ना, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। तो ये भी आप याद रखेंगे GRAP का फुल फॉर्म, ठीक है ना। हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, और ये मैं आपको बता दूं ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन भी है और इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बनेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्योंकि यहाँ पे दिया है देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, और जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के कौन से मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है वो भी बताओ, और सोमदेव का उल्लेख जो है वो कौन से मंडल में है। तो देखो सोमदेव का अगर मंडल पूछा जाएगा तो वो है 9वां मंडल। कौन सा मंडल है, 9वां। अगर आपने यहाँ पे 9 को टिक किया है, ऑप्शन सी को टिक किया है, तो सही जवाब आपका हो गया। अब देखो गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है वो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है वो तीसरे मंडल में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। टोटल जो मंडलों की संख्या है वो है
10, कितनी है? 10 है, ठीक है ना, ये याद रखना। इसमें जो सूक्त हैं वो कितने हैं भाई, इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो वो है 1028, है ना। और अगर इसमें पूछ लिया जाए कि श्लोकों की संख्या कितनी है, अगर इसमें आपसे श्लोकों की संख्या पूछ ली जाएगी तो आप क्या बताओगे? तो भैया याद रखना 10,462 श्लोक हैं। कितने? 10,462 श्लोक हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं आपको बताऊं, मेरा इस टाइम गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन मैं फिर भी मुझे लगता है कि हम लोगों का जो पेपर है उसके लिए कोई भी ऐसी तैयारी नहीं छूटनी चाहिए कि बाद में हमें दिक्कत हो, है ना। और देखो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है वो दिया गया है कि हेकेटियस ने अपनी पुस्तक खालिस्तान में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। तो कौन सी वो पुस्तक थी जिसमें भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है? तो वो कौन सी पुस्तक है भैया? यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? प्रियोडस, ऑप्शन सी, है ना, प्रियोडस। तो प्रियोडस आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आपका सही जवाब हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे लग रहा है कि आज के क्वेश्चन कुछ हार्ड होंगे, लेकिन अगर देखो दोस्त, ये वो क्वेश्चन है जिन्हें हम स्किप कर देते हैं, है ना। स्किप नहीं करना है पेपर के अंदर, बढ़िया सा स्कोर करना है और सभी का आंसर करना है। देखो यहाँ दिया है, विश्व में जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? देखो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है, वो है वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो भाई अभी तो फिलहाल आप चीन को टिक कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर न्यूनतम जनसंख्या वाला देश पूछा जाता तो वो है ग्रीनलैंड। न्यूनतम जनसंख्या वाला देश जो है वो है ग्रीनलैंड। तो ये भी आप याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, देखो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए आपको पता होना चाहिए। पहला तो याद रखना भाई, जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, है ना। और दूसरा जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। 1526, 1556 और 1761, 3 युद्ध हुए थे। पहला जो था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जो कि 1526 में हुआ था। 1556 वाला जो था वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, है। और 1761 वाला जो था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तीनों युद्ध यहाँ पे बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप क्या बताइए। अब यहाँ पे देखो, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन सी को नेल्सन मंडेला जी को टिक किया होगा, है ना। तो आपका सही जवाब हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये कैथरीन मेयो है ना, सॉरी देखो, जो कैथरीन मेयो है ना, इनकी एक याद रखना पुस्तक जो ज़्यादातर पूछी जाती है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो है, ठीक है ना। रस्किन बॉन्ड की अगर पुस्तक कोई पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से गोबी मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? तो भैया इसका सही जवाब देखो, यहाँ पे जो निम्न में से पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा जो मंगोलिया है ना, ऑप्शन सी, मंगोलिया हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना है। और देखो यहाँ पे देखो, उत्तरी अफ्रीका जो दे रखा है ना, यहाँ पे है आपका सहारा मरुस्थल, है ना। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। और देखो भारत में तो आपको पता ही होगा भैया, थार मरुस्थल है ना। ये भारत में भी है और इसका कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका और गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया हो जाएगा और भारत तो आपका थार मरुस्थल हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
रेलवे से भी संबंधित क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिलेंगे। और देखो यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन, वो भी नवंबर से लिया गया है कि नवंबर 2024 में किन 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। तो यहाँ पे देखो, जब इस टाइप से क्वेश्चन है और इस टाइप से आपको ऑप्शन दिखें, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आप ऑप्शन डी को टिक कर देना, बी और सी दोनों, जब इस टाइप से ऑप्शन दिए हों, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 पूछे हैं, तीसरा इनमें कोई होगा ही नहीं, है ना। और नीचे 2 देवी दिए हैं, बी और सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे झारखंड और महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में ना एक चरण में होंगे, जो इलेक्शन है वो महाराष्ट्र में एक चरण में होंगे। और कब होंगे, तो वो भी आप याद रखना 20 नवंबर को होंगे। कब होंगे, 20 नवंबर को एक चरण में होंगे। और देखो झारखंड में याद रखना 2 चरण में होंगे, 2 चरण में होंगे, मतलब कि 13 तारीख को और 20 तारीख को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नवंबर के हैं, आप याद रखेंगे। इसलिए हो सकता है कि पेपर भी आपका नवंबर या दिसंबर में हो सकता है, तो आप इनको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है करंट में आपसे पूछ लिया जाए, है ना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कहाँ शुरू की गई है। निम्नलिखित में से, वैसे तो अगर इस क्वेश्चन को आप गूगल पे खोजेंगे तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन 2 आंसर मिलेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे तो सही जवाब आपका सिंगापुर हो जाएगा, है ना, सिंगापुर हो जाएगा। इसमें याद रखना 2003 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 2003 में। लेकिन आपको एक ऑप्शन जापान भी मिलेगा। क्या मिलेगा, जापान भी मिलेगा। क्योंकि जापान में पता है जो चालक रहित ट्रेन थी वो 5 फरवरी 1981 में ही चलाई गई थी, है ना। इसे चला के इन्होंने चेक किया था 5 फरवरी 1981 में जापान में। तो यहाँ पे देखो, इस प्रश्न के 2 जवाब आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने चेक किया है गूगल पे, तो मुझे वहाँ से 2 आंसर मिले। लेकिन मेरी किताब में सिंगापुर दे रखा था, तो मैंने सिंगापुर को यहाँ पे लिखना उचित समझा और मैंने आपको दोनों आंसर भी बताए कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए तो आप सही से आंसर कर पाएँ, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, नए राज्यों का स्थापना प्रवेश किस अनुच्छेद में दिया गया है। नए राज्यों का स्थापना और प्रवेश जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो सॉरी, याद रखना अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं, है ना। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 2 में दिए गए हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताऊँ, अनुच्छेद 1 में देखो आपके संघ का नाम और उनके राज्य क्षेत्र, है ना, संघ का नाम और उनके जो राज्य क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप और याद रखना, जैसे यहाँ पे आर्टिकल 14 दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। याद रखना भैया, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, है ना, विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से निर्वाचन से संबंधित भाग है, इनमें से कौन सा संविधान का भाग है जो निर्वाचन से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल सही टिक किया होगा, ऑप्शन बी भाग 15, है ना। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल पता है आपको, नहीं पता है तो आर्टिकल भी नोट कर लो। देखो भाग 15 में आपके आर्टिकल आ जाएगा 343 से 351 तक, है ना। और 352 से 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है ना। सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल तो आपका 352 में आता है ना। वित्त आपातकाल जो मतलब आपातकाल उपबंध जो है आपके, वो आपके 352 से 360 तक है ना, जो आपात उपबंध है। तो ये भी आप याद रखना। और ये पता है ये कौन से भाग में आते हैं, ये आते हैं भाग 18 में। कौन से, आपात उपबंध जो हैं वो आपके भाग 18 में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर भाग 20 की बात करें तो भैया भाग 20 में क्या दिया गया है, तो याद रखना भैया भाग 20 में आपका संविधान संशोधन दिया गया है। संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं हम लोग, तो ये भी हमें पता है भाई। संविधान में जो संशोधन होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, 368 के तहत, है ना, 368 के तहत। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपने सही टिक किया होगा, 1969 से 74, है ना। ऑप्शन बी को आपने टिक किया होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें पता है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था,
ये भी आप ध्यान रखना, चौथी। और देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी थी 1974 से 1969 तक। ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें आप बोल सकते हो कि गरीबी उन्मूलन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। किस पे? गरीबी उन्मूलन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। और देखो 61 से 66 तक आपकी कौन सी रही? 61 से 66 तक कौन सी रही? अगर पता है तो बताओ फटाफट, और नहीं पता है तो आप नोट करो। ये थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब आप कहोगे कि भैया चौथी जो है 1969 से स्टार्ट होती है और ये तीसरी वाली यहाँ पे ख़त्म होती है 1966 पे। तो मैं आपको बता दूं, योजना अवकाश भी ही रहा था, योजना अवकाश भी रहा था 1966 से 1969 तक। ठीक है ना? कितना? 1966 से 1969 तक। तो ये योजना अवकाश भी 3 साल का आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। आज मैं थोड़ा तेज नहीं चलूँगा क्योंकि यार मेरी तबीयत सही नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। तो भैया यहाँ पे आप याद रखना, सॉरी, आपका संघ सूची में देखो रक्षा भी आती है, आपका रेल भी आता है, रेलवे भी आता है, बैंक भी आता है ना। संघ सूची में ये आते हैं आपके संघ सूची में। और जो आपकी शिक्षा है, और शिक्षा के साथ साथ आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, वन आ जाते हैं, है ना। शिक्षा है, वन है और कारखाने हैं, ये सब आपके आते हैं समवर्ती सूची में। किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। तो ये समवर्ती सूची और संघ सूची, राज्य सूची, ये सब आप पढ़ के जाना दोस्त। हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और यहाँ पे ऑप्शन डी जो है शिक्षा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? पहले तो मैं आपको बता दूं 1953 में बना था ये, है ना। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था भाई। ये तो सबको रटा पड़ा होगा, कई बार बताया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद रखना, ये भी आपको याद हो जाएगा। राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो है 11। कितनी है? 11 है। ठीक है ना बेटा, आपको ध्यान में रखना है। और देखो, अगर यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या पूछी जाएगी आंध्र प्रदेश में, तो आप क्या बताएंगे? भैया 25 है। कितनी है? 25 है। ये बताओ 31 जो है राज्यसभा सीट कौन से राज्य में है? 31 सीट है भाई, ये सबसे ज़्यादा है लगभग। याद रखना भैया, ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। अब यहाँ पे लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं सबसे ज़्यादा 80। कितनी है? 80 हैं। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ये जो 16 है ना, ये बताओ राज्यसभा सीटें 16 किस राज्य में है? तो यहाँ पे याद रखना भैया, बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है ना। तो बिहार भी आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो कितनी है? तो याद रखना भैया 40 लोकसभा सीटें हैं। कितनी? 40 लोकसभा सीटें हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको रेगुलर बताता हुआ आ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट भी कर रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नवंबर में किया जाएगा, शायद 10 नवंबर को, है ना। और अभी जो हमारे थे वो थे CJI चंद्रचूड़ जी, है ना, जो अभी थे मुख्य न्यायाधीश। और जो अब हमारे मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं वो हैं जस्टिस संजीव खन्ना। कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। तो ये भी आप याद रखना। और देखो, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मुझे उम्मीद है कि 110% आपसे पूछा जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, दिमाग में सेव कर लो, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, एक मिनट, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। अच्छा, जो जैसे कि पेड़ है, पेड़ों में जो जल है वो किस विधि से जाता है? कहने का मतलब देसी भाषा में बता रहा हूँ। और वैसे प्रश्न तो कह रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। तो भैया याद रखना, सीधा से मैं बताऊँ, देखो जो पेड़ होते हैं ना, उनमें जो जल हो जाता है वो जाता है जाइलम विधि से। मैंने पता इसे कैसे ट्रिक से याद करा। देखो यहाँ पे जल के आगे जा है, और यहाँ पे देखो इसके जाइलम के आगे भी जा है, तो मतलब जा से जाइलम। ठीक है ना। और खाना जो है, खाना
ठीक है ना। अगर खाना पूछा जाएगा जैसे कि हो सकता है खाद्य पदार्थ जो है पेड़ों में, तो वो याद रखना वो जाता है फ्लोएम विद के द्वारा। जो आपका खाद्य पदार्थ है वो फ्लोएम विद के द्वारा जाता है। तो यहाँ पे जल पूछा है तो आप याद रखना भैया, यहाँ पे जो सही जवाब आपका है ऑप्शन ए जाइलम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और आज मैं 17वें क्वेश्चन पे नहीं रुका, मैं 21वें क्वेश्चन पे रुकूंगा। और आज मैं 1 मिनट के लिए नहीं 2 मिनट के लिए रुकूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ाने से ज़्यादा आपको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है ना। मैं आपको बताऊं, देखो पहले तो मैं यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी को इस बार 100% जॉब मिलेगी। और आप भी अपना मिशन वर्दी पूरा होने के बाद एक बार मुझे ज़रूर बताओगे कि भैया मेरा सपना पूरा हो गया। और मैं आपको बिल्कुल मैं पार्टी दूंगा आपको। और आप जो अगर मेरे साथ नए दोस्त जुड़े हुए हो, अगर पहली बार देख रहे हो, तो एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाना। पुराने मेरे सभी दोस्त जब दबाते हैं, लाइक करते हैं, आप भी एक बार लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और अगर हो सके तो थोड़ी सी अगर हेल्प करना चाहते हो तो क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है ना दोस्त। जैसा कि अभी मैंने कमेंट पढ़ा था क्लास के स्टार्टिंग में, एक भाई ने कहा भी था कि भैया मैंने सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप करते हो मुझे पता है। और देखो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्त, अपने गोल पे ध्यान दो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। आपको मैं बता दूं सच ये है कि दोस्त, ये जो दुनिया है ना, ये अपने दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से दुखी होती है, पहली चीज़। और दूसरा मैं आपको बताऊं, एक आदमी था, वो दिल्ली गया, वो दिल्ली पहुंच गया घूमने। अब उसने दिल्ली से एक लालटेन ले आया, लालटेन ले आया। अब गांव क्या था, गांव में ना किसी के घर पे लाइट थी नहीं, किसी के भी घर पे नहीं, सब अपना दीपक जलाते थे बढ़िया से और मस्त रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने दूर से देखा, अरे भाई इसके घर पे ये क्या जल रहा है। तो कहे सब देखने गए, लालटेन जल रही। अब जब लालटेन देखी तो यार टेंशन हो गई कि अब क्या किया जाए यार, ये तो पता नहीं कहाँ से क्या ले आया, इसके घर पे बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही है। अब आदमी को अपने दीपक से नहीं, इसकी लालटेन से दिक्कत हो गई। अब क्या था, 2 ऑप्शन थे सबके आगे कि या तो सब दिल्ली जाएं और लालटेन ले आएँ, या फिर इसकी लालटेन को ही बुझा दिया जाए, है ना। तो यही सिस्टम है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दो दोस्त, किसी पे ध्यान मत दो। जिस दिन सफल हो जाओगे दुनिया को पता चल जाएगा कि हाँ आप सफल हो गए हैं। आप अगर खुद कहोगे किसी से जाके कि मैं ये कर रहा हूँ या ऐसा करने वाला हूँ, दोस्त दुनिया आपको रोकेगी। जो एक अच्छा काम करता है उसे हर कोई रोकता है। आपने देखा होगा, मान लो ईसा मसीह जी को देख लो, क्या करा, ठोक दिया, है ना, किलो से ठोक दिया, चढ़ा दिया सूली। मीरा को देख लो, क्या किया, जहर का प्याला पिला, जहर पिला दिया, है ना, जहर पिला दिया। क्यों, वो किसी से कुछ लेने तो नहीं जा रहे थे ना। लेकिन दूसरे का सुख, दूसरे की मस्ती किसी से नहीं देखी जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने काम पे ध्यान दो यार, दुनिया को छोड़ो। ठीक है ना। दुनिया पे तब ध्यान देना जब आप कामयाब हो जाएं, तब तक खुद पे काम करो। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ दोस्त, आज जो तुम्हारे दोस्त हैं, आज जो तुम्हारे अपने हैं, कोई काम नहीं आता है जब आपका समय बुरा होता है। मैं सच बता रहा हूँ, आज अगर आप आजमाना चाहते हो किसी से 2000 रुपये मांग के देख लेना, कोई नहीं देगा। सबके पास काम होंगे, कोई नहीं देगा। इसलिए कहता हूँ कि दोस्त, जब अपनी पॉकेट में दम होती है ना, तभी हर चीज़ अच्छी लगती है। तो इसीलिए आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो और बढ़िया से जॉब ले लो दोस्त। और उसके बाद आपको जो भी करना है आप करना। अभी तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अब सफल हो जाओ। और चलते हैं नॉन स्टॉप अपनी क्लास में। अच्छा लगे तो यार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो याद रखना यहाँ पे आर्थर कार्नवर्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना। और देखो डीएनए के क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कि डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं। तो याद रखना भैया, जीन को कहते हैं। किसे कहते हैं, जीन को कहते हैं। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका 2 मिनट का समय जो है वो ले लिया। और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है हमारा कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, किस टेम्परेचर पे होता है, बताओ। जल का जो घनत्व है वो अधिकतम तथा आयतन जो है वो न्यूनतम होता है, किस टेम्परेचर पे, तो भैया 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। जिसने भी टिक किया है बिल्कुल सही जवाब किया है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, टमाटर में
लाल रंग का कारण क्या है? तो याद रखना भैया यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका लाइकोपिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकोपिन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैक्टोज जो है ना, यहाँ पे लैक्टोज दे रखा है। लैक्टोज याद रखना ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा, दूध पिया है ना, थोड़ा सा मीठा लगता है ना, देखा है वो? पता क्यों लगता है? क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज जो है वो याद रखना दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। और जो टमाटर में लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है वो किस रंग का होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना भैया लाल रंग का होता है, और सबसे कम जो है वो बैंगनी का होता है ना? सबसे कम जो है वो बैंगनी का होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। तो यहाँ दिया है, भारत सरकार ने डॉक्टर मीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? ये आपके करंट का क्वेश्चन है। तो ये आप जरूर एक बार इसको नोट कर लेना। और सही जवाब यहाँ पे हमारा स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, निम्न में से अमर सरकार पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? निम्न में से अमर सरकार पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना भैया त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। किससे? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। इसका मतलब पता क्या है? ये जो है ये पोर्टल है, इसका ये क्यों चलाया गया मैं आपको बता दूं। देखो, सरकार द्वारा आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा आम लोगों तक पहुंच, किसान सम्मान निधि देते हैं तो 2000 रुपये देते हैं। अब क्या है? डायरेक्ट आपके खाते में डाल दिया। 2000 रुपये अगर दिया गवर्नमेंट ने, 1 रुपया भी दिया तो डायरेक्ट पहुंचता है किसान के पास। तो ये पोर्टल इसीलिए चलाए जाते हैं। अब यहाँ पे अमर सरकार पोर्टल क्या है कि आम जो सरकार द्वारा आम लोगों तक पहुँच बढ़ाने के लिए, है ना? तो याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे त्रिपुरा आपका सही जवाब हो जाएगा। और केंद्र सरकार से एक वो याद रखना, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, है ना? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। और उत्तर प्रदेश सरकार से तो आपको मैंने कई बताया, एक संभवम पोर्टल है ना? तो वो भी याद रखना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न। तो यहाँ पे दिया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? तो भाई याद रखना यहाँ पे अटल सुरंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अटल सुरंग आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। कुछ दिन पहले एक मैंने बताया था बिहार मखाना, है ना? बिहार मखाना का नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया नया नाम? पता है आपको? कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर नहीं पता है तो नोट करो। मिथिला मखाना, है ना? मिथिला मखाना कर दिया गया है बिहार मखाना का नाम। तो वो भी आप याद रखना। ऐसे जो बदले हुए नाम हैं वो भी एक बार देख लेना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, पहली बार एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? पहली बार एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? मैं यहाँ पे बताने से पहले एक लाइन बोलूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू बन सजे, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारे नीरज चोपड़ा जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएंगे। इन्होंने कब जीता है? तो भैया इन्होंने शायद 2021 के वो टोक्यो ओलंपिक में, है ना? टोक्यो ओलंपिक में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 विजेता राज्य कौन सा है? विजय हजारे ट्रॉफी 2023 विजेता राज्य जो है वो कौन सा है? तो भैया पहली बार जीता है हरियाणा। कौन जीता है? हरियाणा जीता है, और वो भी पहली बार। तो ये भी आप याद रखेंगे। उप विजेता कौन है? हारा कौन है? तो याद रखना भैया राजस्थान उप विजेता है, ठीक है ना? दूसरे स्थान पे जो रहा वो राजस्थान था। तो इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से फीफा विश्व कप 2022 विजेता देश कौन सा है? निम्नलिखित में से फीफा विश्व कप 2022 विजेता देश कौन सा है? सॉरी। तो यहाँ पे याद रखना भैया वो है अर्जेंटीना। किसने जीता? अर्जेंटीना ने। अब इसमें हारा कौन था दूसरे नंबर पे? पता है इस मैच को मैंने भी देखा था। दोनों टीमों ने पूरा जी जान लगा दिया था। यहाँ पे दूसरे नंबर पे रही थी फ्रांस। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो भैया कतर में। कहाँ हुआ था? मेज़बान देश कौन था? कतर। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अर्जेंटीना ने ना भाई ये तीसरी बार जीता है।
अर्जेंटीना ने ये तीसरी बार फीफा विश्व कप जीता है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। और देखो ये इसका संस्करण भी याद रखना, कौन सा संस्करण था भाई, 22वां संस्करण था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और अगर 23वां संस्करण आपसे पूछा जाए, अगर आपसे 23वां संस्करण पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया ये 2026 में होगा। कब होगा, 2026 में। देखो 4 वर्ष बाद होता है ना, तो 2026 में होगा। और ये अब अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है ना, 3 जगहों पे आयोजन होगा, ये भी आप याद रखना और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। तो भैया कितने जिलों को, देखो यहाँ पे पूछा है ना, कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। तो भैया यहाँ पे याद रखना वो राज्य हैं आपके कितने, 8 जिले हैं, राज्य नहीं 8 जिले, माफ़ी चाहता हूँ मैं राज्य बोल गया। 8 जिलों को जोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे मंजूरी परियोजनाओं को मंजूर किया गया है, 8 जिलों को। तो ये याद रखना और ये आपके इम्पोर्टेंट और करंट से भी संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना, करंट से भी है और आपका रेलवे से भी है। तो ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, एसआई वाले, कांस्टेबल वाले, जो भी है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, देखो भैया ये तो हमारे दिल्ली में हुआ था और ये संस्करण था 18वां, कौन सा था, 18वां था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है, गगनयान मिशन को कब शुरू किया जाएगा। भैया ये पहली बार मानव को लेके जाएगा, है ना, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये 2025 में शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये कब शुरू किया जाएगा, 2025 में। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट तो है ही, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसके लिए जो बजट है वो कितना, तो वो याद रखना 90 बिलियन, कितना बजट पास हुआ है, 90 बिलियन। तो ये भी आप याद रखना। और ये जब हमारा गगनयान मिशन जो है ये सफल हो जाएगा ना, तो दुनिया में हम चौथे देश बन जाएंगे। गगनयान मिशन जब हमारा सफल हो जाएगा तो हम दुनिया में चौथे स्थान पे आ जाएंगे, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो भाई नटराज मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन में बताइएगा, ऑप्शन कौन सा होगा आपका सही। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दे रखा है चिंदवरम, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, चिंदवरम। अब ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपको मैं बताऊँ, ये भैया तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और कांचीपुरम मंदिर भी यहीं पे है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये सब याद रखना। पुरी मंदिर पूछा जाएगा तो आपका उड़ीसा हो जाएगा, है ना, पुरी मंदिर पूछा जाएगा तो उड़ीसा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका अयोध्या मंदिर हो जाएगा। अयोध्या से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपको तुरंत बताना है भैया सरयू नदी के किनारे स्थित है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो यहाँ पे दिया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि भैया ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड। और ये तो काफ़ी दोस्तों ने सही आंसर किया होगा। और मैं बताऊँ यहाँ पे एक और याद रखना, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है, ठीक है ना। राजस्थान में एक तो आपका रणथंभौर है और ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखो असम में याद रखना, असम से भी पूछा जाता है काजीरंगा, है ना, काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ना, तो ये भी आप याद रखना। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है जो कि आपका गुजरात में है ना, गिर पूछा जाएगा जो कि गुजरात में है। एक आपका नागरहोल पूछा जाता है, नागरहोल, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक में है। तो ये सब आपको जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपको एक बार सभी रिवीजन करने हैं क्योंकि पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है वो हार्मोन जो है वो रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है। तो आप यहाँ पे क्या बताओ, देखो अगर कोई शुगर के पेशेंट होता है ना,
शुगर का होता है उसे इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है ना। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन जो हार्मोन है वो बनता नहीं है, कम होता है, उस वजह से उसे शर्करा जो है, ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है उसकी मात्रा, तो उसे शुगर पेशेंट हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन ए शर्करा या ग्लूकोज दिया होगा, आप टिक कर देना, आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट 50 क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। और यहाँ पे देखो दिया गया है लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी किसने की है? लीडरशिप समिट 2024 की जो मेज़बानी है वो किसने की है? देखो ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है भाई, और आपको आराम से इसका जवाब करना है। और अगर नहीं पता है तो नोट करना है IIT गुवाहाटी। क्या करोगे? IIT गुवाहाटी, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल सही जवाब किया होगा EM फोस्टर। EM फोस्टर, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक याद रखना, कार्ल मार्क्स से ज़्यादातर पूछी जाती है दास कैपिटल, है ना, दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स की भी याद रखना दास कैपिटल, जो कि काफ़ी बार पूछी गई है। और प्लेटो से संबंधित कोई बताओ, प्लेटो की अगर याद आ रही हो तो द रिपब्लिक, कौन सी है? द रिपब्लिक। तो ये भी आप याद रखेंगे प्लेटो से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट करो। और यहाँ पे सही जवाब आपका दामोदर नदी ही हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, लेकिन कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर दोस्त? झारखंड में। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे पेरियार नदी पर वो परियोजना है इडुक्की परियोजना। कौन सी है? इडुक्की परियोजना, जो कि कौन से राज्य में है? तो केरल राज्य में है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भागीरथी नदी पर कौन सी परियोजना है? तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना है। कौन सी? टिहरी बांध परियोजना। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। टिहरी शायद जिला है ना, तो याद रखना टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। शिव समुद्रम परियोजना कौन सी नदी पर है? बताओ, अगर पता है तो बताओ। शिव समुद्रम परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? कावेरी नदी पर भैया स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो भैया कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। 40वां क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बचे हैं। क्लास को छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है। देखो यहाँ पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? मतलब जो मैराथन दौड़ है वो कितने किलोमीटर की होती है? तो यहाँ पे किलोमीटर नहीं, यहाँ पे मील और गज में दिया है। पता है आपको, एक मील में 1600 मीटर होते हैं। कितने? 1600 मीटर। 1600 मीटर मतलब कि एक, देखो 1000 मीटर का होता है आपका 1 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर होता है कितना? 1000 मीटर का। 1600 मीटर का होता है 1 मील। अब यहाँ पे जो आपकी मैराथन दौड़ होती है वो कितने मील की होती है? 26 मील 385 गज की। कितनी? 26 मील 385 गज, ऑप्शन बी। अब अगर इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा जाके? तो याद रखना भैया 42.195 किलोमीटर, है ना। कितना? 42 किलोमीटर और 195 मीटर, है ना। 195 मीटर और वैसे 42 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 42.195 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये आज का आपका HW है। जो भी मेरे साथ यहाँ तक जुड़ा रहा होगा वो इसका आंसर जरूर करेगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है कमरे का सामान्य ताप सेल्सियस में कितना होता है? कमरे का जो हमारा कमरा होता है उसका सामान्य तापमान जो है वो सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, आप जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे देखो अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो याद रखना 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो याद रखना 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। कितना? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखें। एक स्वस्थ मानव का जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में कितना होता है? तो याद रखना भैया 37 सेल्सियस होता है ना। जो स्वस्थ मानव होता है उसका जो टेम्परेचर बॉडी का होता है वो सेल्सियस में 37 सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो याद रखना 98.6 फ़ारेनहाइट,
ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। अगर केल्विन में पूछ देगा तो केल्विन में याद रखना 310 केल्विन होता है, कितना, 310 केल्विन होता है, तो ये भी याद रखना। अभी यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि जो जल है, जल का जो जमाव है वो कितने सेल्सियस पे होता है, तो भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल जम जाता है, पानी जम जाता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो याद रखना भैया 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो होता है, जल जमता है, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में। अगर केल्विन में पूछ देगा तो मैंने आपको बताया था 273 केल्विन, कितना, 273 केल्विन। तो ये आप सभी को नोट करना है। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। आप लोगों ने आर्टिकल पे क्लास बोला है, मैं आपको दे दूंगा। विटामिन की क्लास बनी हुई रेडी है, जो कि वो भी मैं आपको दे दूंगा आर्टिकल पे। आज मैं क्लास रेडी कर लूँगा, ठीक है ना। और दीपावली पे मैं आपको आर्टिकल, दीपावली वाले दिन मैं आर्टिकल पे आपको क्लास दे दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा वो याद रखना, इसका जवाब हो जाएगा फारसी भाषा। क्या हो जाएगा, फारसी भाषा। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्म योगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया। भाई प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखना। और ये कब से कब तक किया गया, ये आपके करंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है 19 से 25 अक्टूबर हो जाएगा इसका सही जवाब। 19 से 25 अक्टूबर, मतलब कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट से भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे देखो दिया गया है, बैरोमीटर पारे का तल का एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है। भैया एकदम से, मतलब कि अगर गिरता है या उठता है तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो भैया एकदम से अगर गिरता है तो याद रखना भैया तूफान को प्रदर्शित करता है, कि मतलब तूफान आने वाला है। बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर जो हवा का दाब नापता है, बैरोमीटर का काम क्या होता है, हवा के दाब को नापता है ना। अब अगर ये अचानक एकदम से गिर जाता है तो मतलब है कि तूफान आने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में, तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अगर प्रथम राज्य पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कुछ दोस्तों ने असम को किया होगा। भैया असम में चाय मिलती है, क्या, चाय। केरल में आपका देखो जो भी है मसाले वगैरह जो हैं वो सब केरल में, मसालों का प्रदेश भी बोलते हैं केरल को, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। और रबड़, अगर रबड़ पूछा जाएगा तो रबड़ भी आपकी केरल में, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा। अगर आप खाना बनाते हो तो उसमें कौन सा ऐसा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है। तो याद रखना भैया वो आपका हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन बी और सी वैसे भी जल में घुलनशील होते हैं, है ना। अब यहाँ पे याद रखना, अगर ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन सी बताना। और इसका रासायनिक नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षा से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो याद रखना भैया इसका पहले तो आप सही जवाब करिएगा, आप इसका आंसर बताइएगा, मैं तो इसका जवाब बताऊंगा आपको, ओजोन परत। अब जिसने भी ओजोन परत को सोचा था या लगाया था उसका सही जवाब। ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है, तो याद रखना CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी आप याद रखना। ये भाई हमारी सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है ना भैया। इसको हानि पहुंचाती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है, आप याद रखना, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए। तो ये बिल्कुल आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो भैया सबसे ज़्यादा और सबसे कम ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा है बिहार का, सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का। और मैंने उस दिन ऐसे भी बताया था कि भैया सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है, सबसे उत्तरी जो है वो लद्दाख है, और सबसे दक्षिणी राज्य क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपके लिए आज HW है, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊँगा, आप बताओगे मुझे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किस में होती है। तो भैया देखो, हालांकि यहाँ पे जो प्रतिक्रिया है वो स्वचालित रूप से पूछा गया है, तो हम तुरंत बताएंगे भैया सूर्य,
भैया सूर्य में कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन होती है और दूसरी हीलियम होती है, दो गैसें होती हैं, है ना, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम होती है। ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करती हैं। नाभिकीय विखंडन पे कौन कार्य करता है, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किस में होती है, तो वो होती है सूर्य में। और अगर यहाँ पे सूर्य नहीं तारे दिए होते हैं, अगर तारे दिए होते तो भी हमारा सही जवाब तारे हो जाता, लेकिन यहाँ पे सूर्य दिया है और ऑप्शन अगर पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में सूर्य आपको दिया भी जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो गया। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी भाई बहनों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।